हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन को हम लोग कवर अप कर रहे हैं एक अलग तरीके से। यहाँ पर चैप्टर समरी और जितने एमसीक्यू दे रखे हैं उसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके एक पीडीएफ बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम हर चैप्टर को कवर अप करेंगे। आप ये समझिए कि कोई भी चैप्टर अगर वो 15 पन्ने 20 पन्ने के अंदर कवर है बुक के अंदर, तो उसको 1/3 में कर दिया गया है। यानी कि 4-5 पेजेस के अंदर हर एक चैप्टर फिनिश कर दिया गया है। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओगे घटना चक्र को, क्योंकि ये कोशिश ज़्यादातर बच्चों की रहती है घटना चक्र को रिवाइज करना। और रिवीजन तभी पॉसिबल है जब आपने ऐसे नोट्स बनाए हो जो शॉर्ट में हो। तो यहाँ पर आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो है पूरे चैप्टर को हम कवर अप करवाएंगे। कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। 11 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस वाले चैप्टर को हम लोग कवर अप करेंगे, चैप्टर नंबर 12 को। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपका इस वीडियो का मैसेज सेंटर है वहां पर भी वो लिंक प्रोवाइड किया गया है। चलिए शुरू करते हैं अब आज के अपने इस सेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग है। मतलब हम यहाँ पर देखेंगे वो सारे इवेंट्स और वो सारे फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी अध्यक्ष की, कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कौन से सेशन में, कौन कौन से ईयर में वो सेशन हुआ। तो ये सब कुछ यहाँ पर कवर अप करते हैं। मैंने सिर्फ उतनी ही चीज़ें यहाँ पर ली हैं जो बुक के अंदर मेंशन है, कुछ भी अलग से इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करी गई है। सही है, चलिए शुरू करते हैं। बात करें मद्रास अधिवेशन 1898 की, तो इसमें जो अध्यक्ष पद पर रहे उनका नाम था आनंद मोहन बोस। बनारस 1905 की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। भूपेंद्र नाथ बोस की बात करें, मद्रास अधिवेशन 1914। अंबिका चरण मजूमदार की बात करें, लखनऊ 1916। मोतीलाल नेहरू की बात करें, अमृतसर 1919। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी 16 वाला तो है ही और वो शायद सबको ही याद रहता है। बट अगर मोतीलाल नेहरू की आप बात करोगे तो ज्यादातर लोग नहीं इसको ऑप्ट कर पाएंगे, ठीक है। सरोजिनी नायडू की बात करें, कानपुर 1925, सेवरल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है ये। डॉक्टर एम ए अंसारी की बात करें, मद्रास अधिवेशन 1927। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बम्बई 1934, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, हरिपुरा गुजरात 1938। अच्छा, 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अबुल कलाम आजाद की बात करें, रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ था। उसके बाद मेरठ अधिवेशन जो 1946 में हुआ, उसमें भी यही प्रेसिडेंट रहे थे। जेबी कृपलानी की बात करें, मेरठ नवंबर 1946। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की बात करें, जयपुर दिसंबर 1948। जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तीनों सेशन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो लाहौर का, चाहे लखनऊ का, चाहे फैजपुर का, जो कि 1929, 1936 अप्रैल और दिसंबर 1936 में हुए। पुरुषोत्तम दास दास की बात करें तो पुरुषोत्तम दास जो है ये नासिक अधिवेशन 1950 में अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो ये तो हमने एक शॉर्ट में देख लिया कि कौन कौन से कांग्रेस के सेशंस थे, कब हुए थे, कहाँ पर हुए थे और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन रहे थे। अब यहाँ पर एक एक करके सारी चीजें कवर अप करते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, इनसे रिलेटेड क्या कुछ इस बुक में दिया गया है। तो मेन बात यह दी हुई है कि कांग्रेस के 3 वार्षिक अधिवेशन हुए जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की। एक आपका 1886 का कलकत्ता का, दूसरा 1893 का लाहौर अधिवेशन और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। पंडित नेहरू को अभी हमने देखा कि अप्रैल 1936, दिसंबर 1936 लखनऊ फैजपुर और उससे पहले लाहौर 1929 में ये अध्यक्ष पद पर रहे थे। 1931 का जो कराची सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सरदार पटेल ने। वहीं 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई भी चुनाव नहीं हुआ था प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो यही अध्यक्ष कैरी ऑन रहे थे। अच्छा, लॉर्ड कर्जन की बात करें, इन्होंने काफी कुछ कांग्रेस से कहा और इनकी पूरी ये मंशा थी कैसे भी करके कांग्रेस जो है वो इनके कार्यकाल में ही समाप्त हो जाए। तो वर्ष 1900 इसमें कर्जन ने क्या बोला कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है और मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। 1903 की बात करें तो 1903 में उन्होंने मद्रास का जो गवर्नर था उस टाइम पर उसको एक लेटर लिखा और जिसमें उन्होंने लिखा कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दिया जाए। 1904 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष
के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया था इनसे मिलने के लिए, लेकिन कर्जन ने मना कर दिया कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा। तो ये काफी कुछ यहाँ पे पता चलता है लॉर्ड कर्जन की जो मानसिकता थी कांग्रेस को लेकर वो क्या थी। आगे बात करें कांग्रेस के संविधान की, तो कांग्रेस का संविधान महात्मा गांधी को लिखना था, तो इनके सहयोग के लिए महात्मा गांधी ने बोला कि मैं चाहता हूं कि तिलक और सीआर दास मेरा सहयोग करें, लेकिन इन दोनों पर ही काम का बहुत ज्यादा बर्डन था, ये दोनों नेता सहयोग नहीं कर पाए थे। सो इनका जो रिप्लेसमेंट हुआ वो एनसी केलकर और आईबी सेन इनके द्वारा हुआ। तो कांग्रेस का जो संविधान लिखा गया वो महात्मा गांधी ने लिखा, किसके सहयोग से? एनसी केलकर और आईबी सेन के सहयोग से। आगे बात करें भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति थी उसके बाद महात्मा गांधी ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को जो है अब समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस इन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की थी। एल्फ्रेड वेब की बात करें तो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1894 में, तो उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद लाला लाजपत राय, इनकी बात करें तो इन्होंने एक लेख में लिखा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था। आगे बात करें अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की, तो महात्मा गांधी ने इसको स्टेब्लिश किया। कब किया? 1932 में। बाकी 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे, इसको भी हमने देखा भी था। अब यहाँ पर एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन की जो कांग्रेस से पहले रही या फिर कांग्रेस की जो आधार थी जिससे कांग्रेस बनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय संघ की। इसकी स्थापना हुई 1884 में। संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और अगर हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करें तो ये एक सिविल सर्वेंट थे उस समय। ठीक है, और ये शिमला में रह रहे थे रिटायरमेंट के बाद। भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत थी, यानी कि इससे पहले यही थी और कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी इतनी पैन इंडिया नहीं थी पूरे संपूर्ण भारत में। अच्छा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इसका दौरा करने के बाद अ, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ये घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, लेकिन पुणे में हैजा फैल गया जिसकी वजह से वहां पर सम्मेलन करना मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं था। तब उसका जो स्थान था वो बदला गया और वो स्थान रहा बम्बई। बम्बई में किया गया, बम्बई में स्पेसिफिकली कहाँ पर? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, सो रीजन क्या था कि पुणे में नहीं किया गया, हैजा फैल गया था। फिर फाइनली किया कहाँ पर गया? बम्बई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, और इसमें तीनों महाप्रांतों के जितने भी शिक्षित लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, उनको शामिल किया गया था। चलिए आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने बोला कि अब जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देना चाहिए, जिसके बाद ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 1885 में हुई। संस्थापक किसको कहा जाता है या किसने इसको संस्थापित किया? ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय जो भारत का वॉइसरॉय था वो कौन था? आपका लॉर्ड डफरिन। इनका जो टेन्योर रहा ये 1884 से लेके 1888 तक था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताऊं कि अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको मात्र 99 रुपए का पेमेंट करना रहेगा, जिसमें आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री की समरी मिलेगी जैसा आप देख रहे हो इसी फॉर्म में। ठीक है, और इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर टेलीग्राम, या फिर आप 6395649901 इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जो मैसेज है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लॉर्ड डफरिन की हमने बात करी कि इन्होंने कांग्रेस को क्या बोला कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। पहले अधिवेशन की बात करें कि पहला अधिवेशन कब हुआ, तो पहला अधिवेशन इसका कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। टोटल रिप्रेजेंटेटिव कितने आए इसके अंदर? 72। अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो दो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम वर्ग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा। इसके अध्यक्ष की बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी रहे। प्रथम महासचिव ये थे आपके AO ह्यूम।
ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कांग्रेस के स्थापना का और इस अधिवेशन का क्या था कि देश के हितों की रक्षा की जाए और जो भारतीय हैं जो इस चीज में लगे हुए हैं उनसे संपर्क किया जाए, उनको उनके मतलब उनके साथ में जो है फ्रेंडशिप बढ़ाई जाए। तो देश के हितों की रक्षा करने वाले जो भारतीय हैं उनके बीच संपर्क हो और वो आपस में मिले जुले, इसलिए इस अधिवेशन को आयोजित किया गया। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर किया जाए और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित किया जाए। और इसमें यह भी निर्धारित करना था कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किया जाना है। चलिए इसके बाद आगे बात करें कि ऐसा क्यों था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना अधिवेशन था उसमें शामिल नहीं हुए थे या फिर नहीं हो सके। तो दिसंबर 1885 में इंडियन एसोसिएशन इसका दूसरा अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें ये शरीक नहीं हो पाए थे। अच्छा, यहाँ पर बात चली है इंडियन एसोसिएशन की। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 जुलाई 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये इसके संस्थापक थे। कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन किया था। दिसंबर 1885 में इसका दूसरा सेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसके बाद आगे बात करते हैं कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ ये 27 से 30 दिसंबर 1886 में हुआ कलकत्ता में। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि दादा भाई नौरोजी ने 3 कांग्रेस के सेशंस थे जिसकी अध्यक्षता की थी। एक था आपका 1886 का, एक था आपका 1893 का और तीसरा था 1906 का। सो इन तीनों सेशंस में ये जो थे कांग्रेस के कह रहे थे अध्यक्ष रहे थे उन सेशंस के। सो ये पहला वाला जो था आपका कलकत्ता में हुआ और ये 1906 वाला भी कलकत्ता में हुआ। और 1993 की बात करें तो ये आपका दूसरी जगह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अच्छा, इस सेशन की बात करें तो इसमें टोटल जो रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव थे वो कितने थे? 436। और मुस्लिम प्रतिनिधि जहां पहले सेशन में मात्र 2 थे, यहां पर बढ़कर 33 हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की, तो जुलाई 1889 इसमें इसको स्थापित किया गया था लंदन में विलियम डिग्बी के द्वारा। और यहाँ पर ये जो था मतलब इसका एक पर्पस क्या था कि इस कमेटी को जो था वो स्टेब्लिश किया गया ताकि कांग्रेस के लिए समर्थन जो है वो प्राप्त किया जा पाए। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। अच्छा, यहाँ पर इंडिया इस नाम से एक यहाँ पर पत्रिका निकाली गई, साप्ताहिक पत्रिका कहें, साप्ताहिक पत्र निकाला गया। ठीक है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया समिति की ये साप्ताहिक पत्र था। और इसको निकालने का उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय मामले हैं, जो इंडियन मैटर्स हैं, उससे अंग्रेज जो है वो अवगत हो पाए। इसके बाद कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की बात करें 27 से 30 दिसंबर 1887 में हुआ मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और इस सेशन के भी ये अध्यक्ष थे। ठीक है, सो बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में ये क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहाँ पर टोटल जो रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कितने थे? 607। और मुस्लिम प्रतिनिधियों की बात करें तो उनकी संख्या लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही थी और यहाँ पर जाकर 81 हो गई। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया और ये कमेटी थी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। सो थर्ड ये सेशन था कांग्रेस का जिसके अंदर विषय निर्धारणी समिति या फिर जो पहले सिर्फ एक कार्य संचालन समिति के रूप में काम करती थी, आगे इसी को विषय निर्धारणी समिति के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की बात करें, ये 1888 में हुआ कल इलाहाबाद में। और जॉर्ज यूले जो कि पहले निर्वाचित यूरोपीय थे वो इसके अध्यक्ष बने। इसके बाद कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की बात करते हैं। इसके अध्यक्ष रहे आपके सी विजय राघव चेरियार। और इस अधिवेशन में ही सदस्यता शुल्क जो थी उसको 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि वो जो है वो प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार प्रदान करें। और इसी अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी दी गई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1948 में भाषा के आधार पर जो प्रांतों का पुनर्गठन था उसकी मांग को कांग्रेस ने ठुकराया था, जबकि पहले कांग्रेस ने इस बात पर एक तरीके से सहमति ही व्यक्त की थी जब उसने अपनी प्रांतीय समितियां थी उनके गठन को मंजूरी दी भाषा के आधार पर। चलिए, इसके बाद कलकत्ता का एक विशेष सेशन हुआ 1920 में। इसमें अध्यक्ष रहे आपके लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब या फिर पंजाब का सिंह भी बोला जाता है। कलकत्ता में ये सेशन आयोजित हुआ और इसमें असहयोग का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1917 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इसमें अध्यक्ष रही कौन? एनी बेसेंट, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। एनी बेसेंट ये एंग्लो आयरलैंड से आती थी, मतलब ये इंडियन नहीं थी, ये एंग्लो आयरलैंड की निवासी थी। और ये 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की चीफ रही थी। 1916 में होम रूल लीग का गठन भी इन्होंने अपना किया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की बात करें, दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में ही हुआ और इसके अध्यक्ष रहे RN मुधोलकर। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता ये कहा गया था। तो कब कहा गया था? 27वें अधिवेशन में, जो कि 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी अधिवेशन में जो उग्रपंथी थे, जिन्हें 1907 में कांग्रेस से निकाल दिया गया था, वापस जो है कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 30वां अधिवेशन हुआ 1915 में बंबई में। इसमें लॉर्ड विलिंगटन इन्होंने भाग लिया था, जो बाद में जाकर वायसराय बने थे 1931 से 1930 तक। और वो इस दौरान बंबई के गवर्नर थे जब इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 के अधिवेशन की बात करें तो CR दास इसके अध्यक्ष रहे थे। CR दास को 1921 का जो अहमदाबाद अधिवेशन था उसमें नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो जेल में उस समय थे, इस वजह से वो जो थे अध्यक्षता का जो कार्यभार था वो नहीं संभाल सकते थे। तब उनका रिप्लेसमेंट हकीम अजमल खां के द्वारा किया गया। हकीम अजमल खान ने जो था इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और दास जो थे वो जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। वर्ष 1922 में जब ये जेल से छूट गए, उसके बाद CR दास ये जो थे इनको गया अधिवेशन में कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष जो था वो घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन इसकी समाप्ति के बाद देशबंधु, यानी कि हम CR दास की बात कर रहे हैं जिनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे कि सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने की इन्होंने कोशिश की, यानी कि सभा के अंदर रहते हुए ही असहयोग करना, ये पॉलिसी इन्होंने अपनाना स्टार्ट की। लेकिन अगर हम बात करें राजगोपालाचारी की, वल्लभ भाई पटेल की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, NG रंगा की, अयंगर की, ये सारे वो नेता थे जो कि परिषद में प्रवेश की नीति का विरोध कर रहे थे। इनका मतलब ये था कि आप जो है परिषद में शामिल होकर वहां पर असहयोग करोगे, इससे बेटर ये है कि आप उसके अंदर शामिल ही ना हो। और यही एक डिस्प्यूट बना। ठीक है, अब इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश ना करने का प्रस्ताव पारित हुआ और इसी की वजह से CR दास ने जो था वो त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद जो है उन्होंने एक अलग पार्टी, स्वराज पार्टी, उसको स्थापित किया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ, ये 1924 में हुआ। अध्यक्षता करी महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी ने सिर्फ इसी सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके बाद किसी भी और सेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की बात करें 1925 में हुआ और इसकी अध्यक्षता करी सरोजिनी नायडू ने और ये पहली हिंदुस्तानी महिला बनी जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन की अध्यक्षता की। इसका आयोजन कानपुर में हुआ था।
अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये प्रख्यात कवयित्री थी और राष्ट्रवादी नेता थी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सरोजिनी नायडू, इनकी जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी। काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है सेवरल टाइम्स एग्जामिनेशन में। देखते हैं आपको कितना पता है अभी। वर्ष 1947 से 49 की बात करें, तब ये उत्तर प्रदेश में राज्यपाल भी रही थी। इसके बाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 की बात करें, पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें पंडित नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों की गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। इसके बाद कांग्रेस के 51वें अधिवेशन की बात करें, ये हुआ आपका 19 से 21 फरवरी 1938 में हरिपुरा, गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। ये स्पेसिफिकली पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है, 51वां अधिवेशन था, 1938 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, हरिपुरा, गुजरात में। अब यहाँ पर पंडित नेहरू को इस समिति का, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 54वां अधिवेशन हुआ था, 54th। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। नवंबर 1946 में ये हुआ मेरठ, और ये देश की आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे जेबी कृपलानी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 55वां अधिवेशन हुआ दिसंबर 1948 में, इसकी बात करें तो ये जयपुर में हुआ और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं जनगण मन की। तो इसकी रचना किसने करी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मूल भाषा बांग्ला, मतलब बांग्ला में पहले करी थी। और ये सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें जनगण मन को गाया गया था। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके बाद आगे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। उसके बाद 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की। सर सैयद अहमद खान, इनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था 1888 में। और कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। अब यहाँ पर बात चली है सर सैयद अहमद खान की, तो इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे, यानी कि जिस टाइम पर 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ मतलब जस्टिस, न्यायिक सेवा में थे, मतलब जुडिशियल सर्विसेज में थे ये। और ये कंपनी के प्रति पूरी तरीके से राजभक्त थे, यानी कि इनका मानना ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय कर रही है वो सही है और उसी से आगे जाकर इंडिया का उद्धार होगा। डब्ल्यू हंटर, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडियन मुसलमान। इसमें इन्होंने गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी कि आप मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियासतें दे दो और अपनी ओर मिला लो। और इसी सुझाव पर आगे काम करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया था। एक टाइम ऐसा था जब सर सैयद अहमद खां ये हिंदू मुसलमान एकता के हिमायती रहे थे, और बाद में जो था वो जब सब कुछ बदलने लगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर हम कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने जो था इनको अपने फेवर में लिया। उसके बाद ये कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान इस मैगजीन का प्रकाशन आरंभ किया और बनारस के जो राजा शिव प्रताप थे उनका सहयोग भी इसके अंदर लिया। ठीक है, और उनके सहयोग से एक देशभक्त एसोसिएशन इसको भी स्टेब्लिश किया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक इस मैगजीन के द्वारा किया। 1875 अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय यानी कि जो वेस्टर्न सब्जेक्ट्स हैं, विज्ञान था और दूसरे जो मतलब मुस्लिम धर्मशास्त्र थे, उन दोनों को ही वहां पर पढ़ाया जाता था। सर सैयद अहमद द्वारा कौन कौन सी मैगजीन शुरू की गई, ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो राजभक्त मुसलमान, ये एक मैगजीन थी, इसको स्टेब्लिश किया। देशभक्त एसोसिएशन नाम की संस्था को इन्होंने स्टेब्लिश किया। तहजीब उल अखलाक इस मैगजीन को इन्होंने स्टेब्लिश किया। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, जो कि आगे जाकर अलीगढ़
विश्वविद्यालय बन गया, तो उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। मोतीलाल नेहरू की बात करें, 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जनवरी 1927 में स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ तो उसमें ये शामिल थे। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मण थे। केसरी और मराठा ये दो पत्र थे जिनका इन्होंने संपादन किया था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इन्होंने नारा दिया था। कभी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मतलब कभी भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे, ठीक है, अध्यक्ष नहीं रहे, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये 1888 से लेके 1958 तक इनका पूरा अगर लाइफ स्पैन देखें, सो 1923 में ये दिल्ली में जो कांग्रेस का विशेष सत्र आयोजित हुआ था तो उसमें ये अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, 1923 के विशेष सत्र में। इसके बाद ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने इसी में, जब ये इसी सेशन में अध्यक्ष बने थे। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लगातार 6 वर्षों तक ये रहे। इसके अलावा आज़ादी के पूर्व ये सबसे लंबा इनका कार्यकाल था, ठीक है। सो ये आज का हमारा पूरा सेशन था जिसमें हमने कांग्रेस या फिर हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में जो कुछ भी दिया हुआ है घटना चक्र की इस बुक में, उन सबको हमने कवर अप कर लिया है। इस बुक को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अगर आप बुक को देखोगे तकरीबन इसमें 480 के आसपास पेजेस हैं। इसके अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को फिनिश किया गया है, बट यहाँ पर हमारी कोशिश रही है कि इसको मात्र 70 से 80 पेजेस के अंदर फिनिश कर दिया जाए कि मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओ। और जैसा आपको पता है कि घटना चक्र में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है। सो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहो तब भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको डेली बेस पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ एंड करते हैं आज के अपने सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।